हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। हमने चैप्टर 1 पे भी वीडियो बनाई थी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं सबको। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। Now the very first thing arises which we have to learn in this chapter is what do you mean by physical features? Physical feature का मतलब क्या है बच्चों? physical feature मतलब geographical feature और topographical feature और relief feature। ठीक है, geography में ये सारे words synonymously use हो जाते हैं। So our country has practically all major physical features of the earth। हमारी कंट्री में अर्थ पे जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे दिखते हैं। अब वो कौन कौन से हैं फिजिकल फीचर्स? लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स। ठीक है, तो बच्चों माउंटेन क्या होता है? द एलिवेटेड लैंड। ठीक है। प्लेन्स, प्लेन्स आर नॉर्मल लैंड्स विच डू नॉट हैव एनी स्लोप, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है। डेजर्ट्स आर द ड्राई रीजन्स, जो सूखे हुए रीजन है, दे आर नोन एज डेजर्ट्स। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज आर लाइक दिस टेबल लैंड, और प्लेट्यूज आर लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। These are the large high area of flat land. Next is island. Island is some landmass which is surrounded by water from all the four sides. So is it clear? There are different type of physical features in India like mountains, plains, deserts, plateau, island. I have explained each of them in a very nutshell क्योंकि इससे ज़्यादा भी हमें इसका requirement नहीं है. Now the very first question arises, how are these different physical features formed? ये बनते कैसे हैं अर्थ की सरफेस पे? ठीक है, how are these physical features formed या how are they formed? तो बच्चों ये बनते हैं different type of forces से। ठीक है, अर्थ सरफेस पे बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, उन फोर्सेस की वजह से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स बनते हैं। ठीक है। अब दो तरह की फोर्स है बेसिकली, एक एंडोजेनेटिक, एक एक्सोजेनेटिक। एक अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही है, एक अर्थ की सरफेस पर लग रही है, लाइक विंड, एयर और एनीथिंग एल्स, उसको बोल रहे हैं एक्सोजेनेटिक। और जो अर्थ के अंदर है, ठीक है, अर्थ के अंदर से जो फोर्स जनरेट हो रही है उसको बोल रहे हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। नाउ इन क्लास 9 एनसीईआरटी हम थोड़ा उसी को बेसिक लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, there are different type of rocks on the earth surface. ठीक है, some are very hard, some are very soft. So hard rock का एग्जांपल क्या हो सकता है? मार्बल। ठीक है, ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल। ठीक है। एंड सॉफ्ट रॉक का सोपस्टोन, एंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर। ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग तरह की रॉक्स हैं अर्थ सरफेस पे। ठीक है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है। हार्ड रॉक का एग्जांपल मार्बल दिया जिससे ताजमहल बना हुआ है। सॉफ्ट रॉक का एग्जांपल क्या दिया मैंने? सोपस्टोन, जिससे टैल्कम पाउडर बनता है। नाउ सी, इवन द कलर ऑफ सॉइल वैरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। जो सॉइल है हमारी, उसका रंग भी एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो बदल जाता है। अब क्यों बदल जाता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, एंड दीज रॉक्स आर डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग तरह की रॉक से अलग अलग सॉइल बनती है, तो उसका कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है। नाउ सी, इंडिया इज अ वेरी लार्ज लैंड मास। ठीक है, it is formed in different geological periods. India is formed in different geological periods. So besides these geological formations, a number of processes, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है इनके अलावा भी कई सारे प्रोसेस हैं, लाइक वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, जिनकी वजह से जो है अलग अलग फिजिकल फीचर बनते हैं। ठीक है। These weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. ठीक है, ये जो रिलीफ फीचर है अर्थ सरफेस पे, ये जो है किनकी वजह से चेंज होते हैं थोड़े बहुत? वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी थरली। व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन एंड व्हाट इज डिपोजिशन? बच्चों पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ व्हाट इज वेदरिंग, और फिर उसके बाद मैं उसका इंग्लिश में डेफिनेशन दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है जब लार्ज रॉक्स होती है ना, बड़ी बड़ी रॉक्स, they disintegrate into smaller ones. Disintegrate मतलब टूट जाना, into smaller ones. In situ, in situ means on site, on location, उसी जगह पर वो large rocks break हो जाती है smaller rocks में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग। अब ये होता किस वजह से है? वेदरिंग could be of
different types. Either it is physical or mechanical weathering, either it is chemical weathering or either it's biological weathering. ठीक है, अब देखो एक बार इसका डेफिनेशन बोलता हूँ इंग्लिश में, समझ में तो आ गया ना. वेदरिंग मतलब एक बड़ा रॉक डिसइंटीग्रेट हो रहा है छोटे छोटे रॉक्स में, ठीक है, कहां पर, ऑन साइट या ऑन लोकेशन, इन सीटू, ठीक है, उसी जगह पर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, पार्टिकल्स वहीं के वहीं है. ठीक है, वेदरिंग में पार्टिकल्स वहीं के वहीं पर है. So let me dictate the definition once again. Weathering is defined as the disintegration of rocks into smaller parts in situ. In situ को ऐसे लिखते हैं बच्चों, INSITU. In situ means on site या on location. ठीक है, in situ by various physical, chemical and biological processes. By various physical, chemical and biological processes. Weathering is of three types. Weathering कितने तरह की होती है बच्चों, तीन तरह की होती है. तो weathering, सबसे पहली weathering कौन सी बताई मैंने, physical और mechanical weathering. This is due to the impact of temperature and pressure. जो physical और mechanical weathering है वो किस वजह से होती है बच्चों, temperature and pressure की वजह से. Second type of weathering is chemical weathering. Now the chemical weathering is due to the impact of air and water. Chemical weathering is due to the impact of air and water. Next is biological weathering. Biological weathering is due to the impact of plants, animals and human beings. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों बिल्कुल वेदरिंग कितने तरह का होता है, क्या होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इरोजन. तो इरोजन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. इरोजन मीन्स जो अर्थ की सरफेस पर सॉइल है उसकी टॉप लेयर का रिमूव हो जाना बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और ग्लेशियर. ठीक है, जो अर्थ के सरफेस पर सॉइल है उसकी टॉप लेयर का रिमूव हो जाना बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड और ग्लेशियर. ठीक है, डेफिनेशन एक बार बोल देता हूं. इरोजन इज डिफाइंड एज द एक्टिव वियरिंग ऑफ द अर्थ. इरोजन इज डिफाइंड एज द एक्टिव वियरिंग, WEARING. वियरिंग मतलब रिमूव हो जाना, किसी चीज को बार बार यूज करते रहो तो उसके ऊपर की लेयर हल्की हो जाती है. ठीक है, वियरिंग of the earth's surface by an agent of erosion, by an agent of erosion such as river, glacier and sea waves. ठीक है, and sea waves. It is a dynamic process. Erosion is a dynamic process. It involves transportation of material from one place to another. तो इसको डायनामिक प्रोसेस क्यों कहा गया, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वेदरिंग जो था ना वो हमारा स्टैटिक प्रोसेस था क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता. ठीक है, वेदरिंग इज कंसीडर्ड एज अ स्टैटिक प्रोसेस. तो इतना सब की समझ में आया. नेक्स्ट थिंग जो समझनी है डिपोजिशन. तो डिपोजिशन में क्या आता है, ये जो पार्टिकल्स वेदरिंग के हुए थे इरोजन की वजह से ये रिमूव हो गए, अब ये कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन. तो डेपोजिशन मींस कलेक्शन ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज डेपोजिशन. ठीक है, अब जो इस चैप्टर में हमें अगली चीज समझनी है या पढ़नी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितने भी फिजिकल फीचर बन रहे हैं ना उन सबको जस्टिफाई करने के लिए ज्योग्राफर्स ने ये थ्योरी एक बनाई है. तो सबसे पहले इस थ्योरी का बेसिक प्रीमाइस बता देता हूँ. प्रीमाइस मतलब जिसको हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसे ऐसे था. ठीक है, तो देखो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में ये बोला जाता है कि अर्थ की सरफेस का जो आउटर क्रस्टल पार्ट है उसको क्या बोला हुआ है, लिथोस्फेयर. ठीक है, अर्थ की सरफेस का जो आउटर क्रस्टल पार्ट है उसको क्या बोला हुआ है, लिथोस्फेयर. ठीक है, अब ये लिथोस्फेयर जो है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स. क्या बात बोली गई है कि जो लिथोस्फेयर है अर्थ की आउटर सरफेस पर जो बनी हुई है क्रिस्टल लेयर, ये अलग अलग प्लेट्स से बनी हुई है. एंड देयर आर 7 मेजर प्लेट्स. ठीक है, तो अभी प्लेट क्या है मैं डेफिनेशन दूंगा. ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ, अभी इस डायग्राम को समझेंगे क्या चीज है लिथोस्फेयर, और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है एस्थिनोस्फेयर. ठीक, और लिथोस्फेयर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्लेट्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ये जो प्लेट्स हैं दे आर होल्डिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. ठीक है, जो भी अर्थ की अपर लेयर है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिथोस्फेयर और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, प्लेट्स. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन एंड प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपर्ली. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट
और द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव टू टेल यू, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट? प्लेट क्या है? दिस द प्लेट इज अ रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब। ठीक है, रिजिड मतलब सॉलिड है, ठीक है, लिथोस्फेयर से बना हुआ एक स्लैब है। इट इज अ रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब ऑफ द अर्थ, ठीक है, दिस इज नोन एज प्लेट। द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 70 to 100 किलोमीटर। इसकी थिकनेस 70 से 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है एक प्लेट की? 70 to 100 किलोमीटर। सो दे आर वेरी थिक। ठीक है, 70 to 100 किलोमीटर की जो है वो एक प्लेट इतनी थिकनेस की होती है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आउटर रिजिड लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मैनी मोज़ेक ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, ये जो आउटर रिजिड लिथोस्फेरिक प्लेट है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ मोज़ेक ऑफ सेगमेंट्स नोन एज प्लेट्स मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर। ये जो प्लेट्स हैं किसके ऊपर मूव कर रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। अब बच्चों ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये एक थिक पेस्टी मीडियम है जिसके ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एस्थेनोस्फीयर की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर इज विस्कस पेस्टी सब्सटेंस। ठीक है, जो अर्थ के नीचे, इससे लिथोस्फीयर के नीचे वाली लेयर है, दैट इज एस्थेनोस्फीयर, और दैट इज अ विस्कस पेस्टी मीडियम which allows lithospheric plates to float around, जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स फ्लोट करती हैं। ठीक है, so these plates are moving over the asthenosphere and carrying the continents and oceans along with them. These plates are carrying the continents and oceans along with them. All the plates are mobile. ये सारी की सारी प्लेट्स क्या है? मोबाइल है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। मोबाइल का मतलब यही होता है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ठीक है, एंड देयर मोबिलिटी इज मेड पॉसिबल, और इनकी जो मोबिलिटी है वो किस वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर इज द विस्कस पेस्टी अपर लेयर ऑफ द मेंटल। विस्कस पेस्टी अपर लेयर ऑफ द मेंटल। ठीक है, अब now the movement of these lithospheric plates leads to folding, faulting and volcanic activities. ठीक है, जब इन प्लेट्स का, जो इतनी थिक प्लेट है 70 से 100 किलोमीटर की, ठीक है, इनका मूवमेंट हो रहा है, ये फ्लोट हो रही है एस्थेनोस्फीयर की वजह से। ठीक है, तो जब ये फ्लोट होती है तो ये आपस में कभी टकराएंगी, कभी दूर जाएंगी, कभी एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाएंगी, सरपास करते हुए निकल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, पहले फोल्डिंग, फॉल्टिंग, और फिर हम प्लेट बाउंड्री पे भी आएंगे बाद में। तो अभी जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, पहले फोल्डिंग बताना है। ठीक है, अभी आपकी बुक में है ये वर्ड, ध्यान से देखिएगा, फोल्डिंग। तो बच्चों देखो फोल्डिंग क्या चीज़ होती है। फोल्डिंग का पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा, हिंदी में भी समझ आ जाएगा। तो फोल्डिंग मींस द वेव लाइक बैंड्स आर फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल रॉक्स। ये वेव लाइक बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, द वेव लाइक बैंड्स आर फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल रॉक्स ड्यू टू टेंजेंशियल कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स लगती है, ठीक है, उसकी वजह से वेव लाइक बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू टेंजेंशियल कंप्रेशनल फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, ये कंप्रेशनल फोर्स कैसे आती है? बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कॉज्ड बाय द एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब जो फोर्स अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही है, कॉज्ड बाय द एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग डीप इनसाइड द अर्थ। दिस एंडोजेनेटिक फोर्स इज ऑपरेटिंग डीप इनसाइड द अर्थ। सच बैंड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। अब ये जो बैंड बन जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? फोल्ड। ठीक है, सच बैंड्स आर कॉल्ड फोल्ड। द अपफोल्डेड रॉक स्ट्राटा, ये जो अपफोल्डेड है, ठीक है, अपफोल्डेड रॉक स्ट्राटा इन द आर्क फॉर्म इज नोन एज एंटीक्लाइन। ठीक है, जो अपफोल्डेड रॉक स्ट्राटा है इन द आर्क फॉर्म इज कॉल्ड एंटीक्लाइन। ठीक है, और जो ट्रफ लाइक फीचर बना हुआ है नीचे की तरफ, दैट इज नोन एज सिंक्लाइन। ठीक है, दिस इज नोन एज सिंक्लाइन, SYNCLIN। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आई? ठीक है, तो अब एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखो फोल्डिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक रॉक है अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक है, नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है, उस पर क्या लग रहा है? कंप्रेशनल फोर्स, दोनों साइड से उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? उस रॉक में बेंड्स लाइक फीचर डेवलप
हो जाते हैं। किसी भी चीज को अगर आप कंप्रेस करोगे तो उसमें बेंड लाइक फीचर हो जाएगा ना। आप एक पेपर को भी पकड़ोगे ऐसे करके यूं दोनों साइड से दबाओगे तो उसमें बेंड बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस बेंड लाइक फीचर आर कॉल्ड फोल्ड्स। अपर ऊपर वाला जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, और नीचे की तरफ जो फोल्ड का ट्रफ बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। फोल्डिंग समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट इज फॉल्टिंग। अब फॉल्टिंग और फोल्डिंग बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। पहले क्या हो रहा था, कंप्रेशनल फोर्स लग रही थी, अब की बार कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशनल फोर्स। किसी चीज को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है। सो टेंशनल फोर्स में क्या होता है बच्चों, एक फॉल्ट प्लेन बनता है और एक क्रैक डेवलप हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी ज्यादा है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो पीस डिसलोकेट हो जाएगा या डिस्प्लेस हो जाएगा, और अगर बहुत कम टेंशनल फोर्स है तो हल्का सा क्रैक डेवलप होकर छूट जाएगा, ठीक है। सो I will dictate you the definition of faulting. When rocks are displaced due to tensional movement, when rocks are displaced due to tensional movement caused by endogenetic force, caused by an endogenetic force, then it is known as faulting. Then it is known as faulting. If the intensity is moderate, it may simply develop a crack. अगर मॉडरेट इंटेंसिटी का टेंशनल फोर्स है तो इट में सिंपली डेवलप अ क्रैक, बट इफ द इंटेंसिटी इज हाई देन इट मे कॉज डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट, देन इट मे कॉज डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स रिजल्टिंग इन फॉल्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग, ठीक है। अब देखो अगली चीज, हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स होते हैं, उनकी थिकनेस 70 to 100 किलोमीटर होती है, वो क्या होते हैं, प्लेट्स। अब इन प्लेट्स का मूवमेंट भी बताया था मैंने, एस्थेनोस्फीयर की वजह से ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, कभी मिल रही हैं कभी दूर जा रही हैं। तो बच्चों ऐसे में क्या बनता है, प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्रीज बुक में है आपकी, डायग्राम भी बने हुए हैं, तो अब सिर्फ समझना है कि प्लेट बाउंड्री क्या चीज है। तो जब दो प्लेट्स, अर्थ में 7 मेजर प्लेट्स हैं, सब फ्लोट कर रही है, ऑल आर मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से जो दो प्लेट्स के बीच की जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट बाउंड्री बच्चों 3 तरह की होती है, ठीक है। एक कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कन्वर्जेंट का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन फटाफट लिख लो इंग्लिश में। व्हेन प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, दे फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, दे फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। दे में आइदर कोलाइड, क्रम्बल, और वन में स्लाइड अंडर द अदर। ऐसा भी हो सकता है कि खाली टक्कर होकर रह जाए, ऐसा भी हो सकता है एक प्लेट दूसरे के नीचे चला जाए। ये जब एक प्लेट दूसरे के नीचे चला जाता है तो उसको बोलते हैं सबडक्शन, ठीक है। सबडक्शन तब होता है जब डिफरेंट डेंसिटी की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हमारे में नहीं है, तो खाली ये समझ लो आपकी बुक में बना हुआ है ये एक प्लेट दूसरे के नीचे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सबडक्शन। जरूरी नहीं है कि हर बार सबडक्शन हो ही हो, अगर दो प्लेट्स कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही हैं, ठीक है, पर आपकी बुक में दिया हुआ डायग्राम तो आप सबडक्शन वाला ही बना लें। कन्वर्जेंट बाउंड्री का ऐसा ही डायग्राम बना के आए पेपर में आए तो। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं तब कौन सी बाउंड्री बनती है उनके बीच में, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और बेटा डाइवर्जेंट बाउंड्री का दूसरा नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, ठीक है। व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। और लास्ट वाला आता है बच्चों ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे को सरपास करते हुए चली जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। द टू प्लेट्स जस्ट टच ईच अदर एंड मूव अपार्ट, ठीक है, ऐसे एक दूसरे को करते हुए दूर चली जाती हैं। तो देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का डेफिनेशन बता रहा हूं। व्हेन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर, ठीक है, व्हेन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। The movements of these plates have changed. ये जो प्लेट्स है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स के साइज बड़े छोटे होते रहे हैं पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ऑलमोस्ट डन विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।
Now class 9 students, prepare the notes of this chapter properly because everything is given. फोल्डिंग फॉल्टिंग आपकी बुक में सब कुछ है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है, बाउंड्रीज है, तो आप सबके नोट्स बनाइए प्रॉपरली और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि एसएसटी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, और वो भी देखें, सबको मदद हो, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो to your classmates, to your friends, so that they also understand the concepts very easily, ठीक है। अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी बनाऊंगा, ठीक है, बट दिस इज द बिगनिंग, सो प्लीज सपोर्ट, थैंक यू।